बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक एग्रीमेंट मिस्टेक्स है। हम इंग्लिश एमडी कैट की बात कर रहे हैं और हमारा कोड ये आपको हमेशा याद रखना है E2L1। L1 मीन लेक्चर 1। इस टॉपिक में ऑलमोस्ट हमारे 3 लेक्चर्स होंगे, L1, L2, L3। तो हम अभी E2L1 की बात करेंगे। टॉपिक हमारा है एग्रीमेंट मिस्टेक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट इट। लेकिन हम चाहेंगे कि एक MCQ ज़रा देख लें। पहले मैं यहाँ एक MCQ आपके साथ शेयर करता हूँ कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमें किस तरह से ये टॉपिक में से आ सकते हैं। ज़रा देखिएगा। ही इज़ one of those students who does not yield। This is an expression और इसको हम according to UHS pattern एट 4 डिफरेंट लेवल पर अंडरलाइन करते हैं कहाँ कहाँ एरर अकरेंस पॉसिबल है। इज को अल्फा ऑप्शन बनाते हैं, दोज को बीटा, हु को चार्ली ऑप्शन और डज नॉट को डेल्टा ऑप्शन। लाइक दिस। इस तरह से UHS पेपर पैटर्न के मुताबिक MCQs आएंगे और हम देखेंगे कि एग्रीमेंट मिस्टेक्स के हवाले से ये MCQ हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है। ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु डज नॉट यील्ड। नाउ इट इज़ आवर ड्यूटी टू लुक एट द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द एरर वेयर इट अकर्स। डियर स्टूडेंट, एज फार एज ही इज कंसर्न देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। And when we turn our attention from alpha option to beta, those is accurately used over here, and who is also very nicely used over here. As far as delta option is concerned, where does not is written, we find out the error here. Find किस तरह से हमें पता चलेगा कि डज नॉट में एरर है। लुक एट दिस वेरी वर्ड, दिस सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में जो वर्ड है हु, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली अपने करीब तरीन वर्ड को, जिसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, क्वालिफाई करता है। और हु के करीब तरीन वर्ड है स्टूडेंट। Look at it. This is actually the antecedent. हम दरअसल ये समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर एग्रीमेंट होता है या डिसएग्रीमेंट होता है। जहाँ जहाँ डिसएग्रीमेंट होगा वहीं पर एरर अकरेंस होगी। अगर इक्विलिब्रियम होगा, बैलेंस होगा, अगर चीज़ों के दरमियान तवाज़ुन होगा तो फिर सेंटेंस ओके होगा। अदरवाइज़ जहाँ कहीं पर ज़रा सी डिस्टर्बेंस हुई ग्रामेटिकली, वहीं पर एरर अकरेंस होगी। तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स एक्चुअली एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन हु का। डियर स्टूडेंट, अगर हु से पहले उसका एंटीसीडेंट प्लूरल हो, जैसे कि यहाँ पे वर्ड स्टूडेंट प्लूरल है, तो हम ये भी देखते हैं कि ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है, एन स्टैंड फॉर नाउन, प्लूरल नाउन है, तो फिर हु भी प्लूरल ही बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन टर्न्स इनटू व्हाट द एंटीसीडेंट इट इज एक्चुअली। तो यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए हु भी प्लूरल बन गया। अब हम जाएंगे हु के बाद आने वाले वर्ब की तरफ। अगर वहाँ पर वर्ब प्लूरल होगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। और अगर वहाँ पर सिंगुलर है वर्ब तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर एरर है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त डिसएग्रीमेंट आ रहा है हु और वर्ब के दरमियान,
क्योंकि हु बन चुका है प्लूरल स्टूडेंट्स की वजह से, इसलिए हु को अब डज नॉट नहीं बल्कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डू नॉट। हु को अब डू नॉट रिक्वायर है, ना कि डज नॉट। हम डू नॉट को टिक करेंगे और डज नॉट को क्रॉस करेंगे, और हमारा जो प्रॉब्लम है वो डेल्टा ऑप्शन में है। ये डेल्टा इस वक्त एरर में है, इसलिए हम चूंकि वहाँ पर नोट तो नहीं कर सकते, लिख तो नहीं सकते, हमने तो जस्ट एक ऑप्शन को ऑप्ट करना है, सेलेक्ट करना है। तो डेल्टा को हमने सेलेक्ट किया है एरर की वजह से। ये स्पॉट द एरर के पोर्शन में क्वेश्चन आएगा। हमने दी गई एक्सप्रेशन में, दी गई स्टेटमेंट में जहाँ 4 मरतबा अंडरलाइन किया होगा उस पोर्शन को, किसी एक ऑप्शन को जो विद एरर है पॉइंट आउट करना होता है, और उसी के मुताबिक हमें फिर स्कोर मिलता है। तो ये हमारा लॉजिक आप इजीली आप तक मैंने कन्वे करने की कोशिश की है। आप इसको अंडरस्टैंड करें कि एग्रीमेंट है हु का अपने वर्ब के साथ, और हु कैसे अपने वर्ब के साथ एग्री करेगा? वी हैव टू लुक बिफोर हु व्हाट कम्स। यहाँ पे जो नाउन है वो अगर प्लूरल है तो हु भी प्लूरल है, और अगर नाउन हु से पहले आने वाला सिंगुलर है तो फिर हु भी सिंगुलर है। इसमें ज़रा सी वेरिएशन है, वो ज़रा देखते हैं कैसे। अगर मैं यही सेंटेंस रीराइट करूँ, लुक एट इट, थोड़ी सी एडिशन के साथ, ही इज़ वन और ही इज़ द ओनली वन। मैं यहाँ पर थोड़ी सी एडिशन कर रहा हूँ, ही इज़ द ओनली वन of those students who does not yield। अब यहाँ पर मैंने इस पोर्शन को, जिसे मैं ब्लॉक कर रहा हूँ फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ यू, ये जो ब्लॉक एरिया है द ओनली, सिर्फ इस एक एक्सप्रेशन के ऐड हो जाने से, इन 2 वर्ड्स के ऐड हो जाने से अब मामला वाइस वर्सा सिचुएशन में चला जाएगा। जहां हम पहले कहते थे कि ये रूल है कि हु से पहले आने वाले वर्ड को, यानी नाउन को, यानी एंटीसीडेंट को हम देखेंगे। अगर हु से पहले प्लूरल नाउन है तो हु भी प्लूरल बन जाएगा और उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा, और अगर हु से पहले वाला नाउन सिंगुलर है तो फिर हु के बाद आने वाला वर्ड भी यानी वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। ये रूल यहाँ तक था, लेकिन एज सुन एज द ओनली इज एडेड टू दिस एक्सप्रेशन, अब वो ऊपर वाला रूल ओवर रूल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी जगह हमें अब फोकस करना होगा यहाँ मौजूद जो एलिमेंट्स हैं इस सेंटेंस के अंदर। मिसाल के तौर पे ही है, वन है, अब द ओनली वन की वजह से हम सिंगुलर वर्ब को जो है वो अप्रोच करेंगे, और हु अब प्लूरल नहीं होगा स्टूडेंट्स की वजह से। अब एंटीसीडेंट वाले फार्मूला को हम इग्नोर कर देंगे। अब ना तो इसको हमने फोकस करना है एंटीसीडेंट को, और ना ही हु को प्लूरल बनाना है, बल्कि अब हमने हु को लिंक करना है द ओनली वन के साथ। मैं यहाँ एरो के साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि हु को अब हम स्टूडेंट्स की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि हम हु को लिंक करेंगे द ओनली वन के साथ। इसलिए अब हु सिंगुलर बन जाएगा और इसके साथ डज नॉट ही आएगा, अब डू नॉट नहीं आएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक हम इस बात को रखते हैं। मकसद इस MCQ को डिस्कस करने का यही था कि कुछ इस तरह से चीज़ों में एग्रीमेंट होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर में एग्रीमेंट होते हैं। कहाँ पर डिसएग्रीमेंट होगा तो वहीं पर एरर अकरेंस होगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और सबसे पहला जो हम पॉइंट शेयर करते हैं आपके साथ, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1, इसमें आप देखिए फ्रैक्शंस हैं, कुछ फ्रैक्शंस होती हैं, कुछ पोर्शंस
आते हैं, और इसी तरह से परसेंटेजेस, एटसेट्रा। इनके साथ हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, कौन सा वर्ब आएगा। अगर किसी एक्सप्रेशन में फ्रैक्शन आई हो या किसी एक सेंटेंस में पोर्शन यूज हुआ हो, परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया हो, तो वर्ब फिर किसके मुताबिक आएगा, सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे या प्लूरल। ज़रा देखते हैं कि इन एक्सप्रेशन में ऑफ फ्रेज बहुत यूज होती है, तो ज़रा फोकस कीजिएगा ऑफ फ्रेज के हवाले से। मैं यहाँ नोट करता हूँ, आप भी देखिए। ऑफ फ्रेज के बाद हम देखेंगे अगर सिंगुलर नाउन है तो फिर बेटा वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। ऑफ फ्रेज के बाद हम नाउन को फोकस करेंगे। अगर ऑफ फ्रेज में नाउन सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर होगा। लुक एट इट। और इसी तरह से अगर ऑफ फ्रेज के बाद प्लूरल नाउन आ जाए तो फिर हम वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। ये इक्वेशन जो है वो आप अपने पास में नोट करते जाएं और इसको थोड़ा एमसीक्यूज की शक्ल में भी, एक एग्जांपल की शक्ल में भी हम शेयर कर लेते हैं जी। अब हम इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। लुक एट इट। एग्जांपल नंबर 1 में देखते हैं 21% of the population of the population is /r, स्लैश बोल लें या इसको ओब्लिक बोल लें, is/r पुअर। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देखते हैं और फिर दोनों को साइड बाय साइड डिस्कस करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, 25% of the books is /r paperback। पेपरबैक मीन जैसे थोड़ा सा हार्ड पेपर हो, जैसे बाइंडिंग में, किसी बुक की बाइंडिंग में यूज़ होता है। आम पेज से थोड़ा सा हार्ड पेज हो, बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसे पेपरबैक बोलते हैं। जैसे नोटबुक्स के बाहर का जो पेज है उसे भी पेपरबैक बोलते हैं। तो 25% ऑफ द बुक्स इज /r पेपरबैक। ये 2 एग्जांपल्स हमारे पास आ गई हैं। अब इन दोनों एग्जांपल्स को हम 1 बाय 1 जो है वो देखते हैं अपने इस रूल के जो है के मुताबिक। तो पहले एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। ये परसेंटेज की एग्जांपल है। यहाँ हमारे पास पॉइंट्स ऑफ फ्रैक्शन है, पोर्शन है, परसेंटेज एटसेट्रा। तो वर्ब हमने कौन सा यूज़ करना है। अब लुक एट दिस पोर्शन। मैं जिस पोर्शन को डियर स्टूडेंट ब्लॉक करूँगा, इसका मैं ब्लॉक बना रहा हूँ। आप इस पोर्शन को अपने पास में, अपनी नोटबुक्स में ब्लॉक में ले आएँ। 21% ऑफ द पॉपुलेशन, ये है ऑफ फ्रेज। इस ब्लॉक वाले पोर्शन को आप ऑफ फ्रेज बोलेंगे और इसमें परसेंटेज यूज़ हुई है। और परसेंटेज में जो नाउन यूज़ हुआ है, जिसको मैं ट्वाइस टाइम अंडरलाइन कर रहा हूँ, वर्ड पॉपुलेशन को मैंने एक बार और अंडरलाइन कर दिया, ये वर्ड नाउन है।
और नाउन कौन सा है डियर स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन है। एन स्टैंड्स फॉर नाउन, सिंगुलर नाउन है। वर्ड पॉपुलेशन एक सिंगुलर नाउन है। तो हमारी बात हुई थी यहाँ पर कि ऑफ फ्रेज में हम देखेंगे कि सिंगुलर नाउन यूज होगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। लिहाजा हम यहाँ पर विदाउट एनी डिले इस को जो है वो टिक करेंगे और आर को हम क्रॉस कर देंगे। तो बन गया 21% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर। दिस सेंटेंस इज नाउ एब्सोल्युटली ओके जस्ट बिकॉज ऑफ the noun we have in this expression, that is singular information and function, and accordingly we have to tick the singular verb is singular है, इसलिए हमने उसको टिक किया और ये सेंटेंस ओके हो गया। इसलिए पॉपुलेशन के आपने ओवरऑल बहुत बड़े जो है वो आपने मैग्नीट्यूड को नहीं देखना कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम आर को क्वालिफाई कर, ऐसा नहीं है। हमने नाउन को देखना है, ये सिंगुलर यूज़ होता है इसलिए वह भी सिंगुलर ही आएगा इसके साथ। फाइन, अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं अगेन एक ब्लॉक बना रहा हूँ, आप भी अपने पास इसको ब्लॉक में ले आएँ मेरा बेटा, इस पोर्शन को आप ब्लॉक में ले आएँ, इसको अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये एरिया भी एक ऑफ फ्रेज है, ये एरिया भी एक ऑफ फ्रेज है जिसको ब्लॉक में लाया गया। अब इसमें आपने पॉइंट आउट करना है कि नाउन कौन सा है, ऑफ फ्रेज में नाउन कौन सा है। तो नाउन डेफिनेटली बुक्स है, जिसको मैं अगेन अंडरलाइन कर रहा हूं। और ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल? डेफिनेटली यू विल से प्लूरल नाउन, ये एक प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन, लुक एट इट अगेन, ऑफ फ्रेज प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर भी वही जो है रूल इंप्लीमेंट होगा। 21% ऑफ द बुक्स प्लूरल नाउन बुक्स, तो इसलिए फिर हम आर को टिक करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम और डिसएग्रीमेंट एग्जिस्टेड इन द एक्सप्रेशन। किसी एक्सप्रेशन में कोई एरर है तो हमें पता चल गया, हम उससे अवॉइड करेंगे। ये जो मैंने ऑब्लिक या स्लैश की सूरत में आपको 2 ऑप्शन दे रखी हैं, इज और आर की, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आएगा। एग्ज़ाम में ऐसे आएगा जैसे मैं आपको एक एमसीक्यू बना के शेयर कर चुका इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर। आपको ये आसानी के लिए मैंने दोनों ऑप्शन दे दी ताकि हम इसको साइड बाय साइड गो थ्रू करते जाएं और अंडरस्टैंड करते जाएं। माय डियर स्टूडेंट, इससे आगे हम एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ज़रा उसको देखिए, क्वांटिटी। क्वांटिटी और अमाउंट। क्वांटिटी और अमाउंट, अगर किसी एक्सप्रेशन में क्वांटिटी और अमाउंट का जिक्र हो तो उसके साथ हम वर्ब कौन सा सप्लाई करेंगे, ये अब देखने वाली बात है। तो इसलिए आप अब अपनी तवज्जो को क्वांटिटी और अमाउंट की तरफ ले आएं कि क्वांटिटी और अमाउंट के साथ वर्ब कौन सा बेटर होगा, सिंगुलर या प्लूरल। क्योंकि एक कंफ्यूजिंग एरिया होता है, इसलिए हमने इससे पहले ये नोट रखना है। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी सजेशन देता हूँ, आपने नोट ये रखना है, मैं लिख रहा हूँ व्हेन, एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपकी सहूलत के लिए है, आपकी फैसिलिटी के लिए है। व्हेन a plural noun denotes mean describes, when a plural noun denotes a specific quantity or amount as a whole, it requires
सिंगुलर वर्ब। आप इस एक डेफिनेशन को, इस एक पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लें। मैं फिर से बोलता हूँ, क्वांटिटी और अमाउंट के साथ वर्ब हमें कौन सा चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। बिफोर वी डिसाइड, हम इस एक स्टेटमेंट को जो मैंने लिखा है आप भी अपने पास लिखें और समझ भी लें। लिखा है मैंने, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स अ स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट एज अ होल इट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। जब आपने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को और अमाउंट को एज अ होल, एज अ यूनिट यूज किया है, तो फिर बेशक वो बहुत बड़ी भी क्यों नहीं है अमाउंट, वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही क्यों नहीं है, लेकिन जब आपने उसे एज अ यूनिट और एज अ होल यूज़ किया है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आप उसको सिंगल एंटिटी समझेंगे और उसे सिंगुलर वर्ब सप्लाई करेंगे। इसीलिए हम इसकी एक एग्जाम्पल को भी ज़रा देखते हैं कि एग्जाम्पल में हमें क्या जो है वो मदद मिल सकती है। मैं यहाँ पर आपके लिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, 10 kilometers is /r a long distance। मैंने लिखा है, आप भी अपने पास नोट करें ताकि अगर लिखने में, पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है फ़ॉन्ट में, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसके साथ अपने आप को कंपैटिबलाइज भी कर लें। 10 किलोमीटर्स इज /r अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। और इसके साथ ही मैं एग्जाम्पल नंबर 2 भी शेयर करता हूँ, फिर बाद में दोनों एग्जाम्पल्स को हम जो है डिस्कस कर लेंगे। 50,000 rupees is /r a huge sum, is a huge sum। डियर स्टूडेंट, दो एग्जाम्पल्स हमारे पास आ गई हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 मैं पढ़ता हूँ, 10 किलोमीटर्स इज /r a लॉन्ग डिस्टेंस। एंड एग्जाम्पल नंबर 2 है 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ बहुत बड़ी अमाउंट है। 50,000 रुपीज़ इज /r a huge sum। डियर स्टूडेंट, ये दो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं और दोनों में हमने एक क्वांटिटी और एक में अमाउंट का जिक्र है। तो ज़रा देखते हैं कि ये जो 10 किलोमीटर्स है इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और इधर 50,000 रुपीज़ के पोर्शन का अंडरलाइन किया मैंने। 10 किलोमीटर्स, नॉट 1 किलोमीटर, नॉट 2 किलोमीटर। मोर देन 1 प्लूरल हो जाएगा। मोर देन 1 कोई भी चीज़ होगी। मेरे हाथ में ये एक मार्कर है, इसे आप सिंगुलर बोलेंगे, प्लूरल डेफिनेटली आप इसे सिंगुलर कहेंगे कि दिस इज सिंगुलर बिकॉज इट इज़ ओनली 1। लेकिन जो ही हम एक से ज़्यादा कोई आर्टिकल्स, कोई थिंग्स अपने पास जो है वो शो ऑफ करेंगे तो वो सिंगुलर नहीं रहेंगी, प्लूरल है। इसी तरह से 1 किलोमीटर सिंगुलर है, मोर देन 1 प्लूरल है। माय डियर स्टूडेंट, दो इट इज़ अपेरेंटली प्लूरल, लेकिन ये इस वक्त एक यूनिट है। 10 किलोमीटर्स इस वक्त एक यूनिट बन चुका है, एज अ होल डिस्कस हो रहा है। और कैसे पता चलेगा, मैं एक और एरिया अंडरलाइन करता हूँ तो देखिएगा, इस तरह पता चलेगा। ये देखिएगा, ए को मैंने अंडरलाइन कर दिया, इंडेफिनिट आर्टिकल ए को अंडरलाइन कर दिया। आपको पता है इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन अकॉर्डिंग टू वॉइस जो है वो सिंगुलर एंटिटीज़ के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है।
तो दूसरी बात ये कि लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस, हमने इस वक्त इसे एज अ होल लिया है 10 किलोमीटर्स को एक यूनिट के तौर पर, इसलिए ये वर्ड भी इसको ही सपोर्ट करता है। इस वक्त 10 किलोमीटर्स एक यूनिट है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और आर को क्रॉस करेंगे। तो 10 किलोमीटर एक यूनिट है। मैं यहाँ पर यहाँ मैं यूनिट लिख रहा हूँ इसको, यहाँ स्लैश के साथ एज अ होल, ये वाला पोर्शन जो मैंने अंडरलाइन किया है 10 किलोमीटर्स, ये एज अ होल है या एज अ यूनिट है, सिंगल यूनिट है। इसलिए जैसे ये मुट्ठी है, ये फिस्ट है, इसमें 5 फिंगर्स हैं, लेकिन जब मैं इनको बंद करता हूँ तो फिर ये कितनी मुट्ठियाँ हैं? एक मुट्ठी है। इसमें पावर जो है 5 फिंगर्स की है, लेकिन ये अब एक मुट्ठी है, यानी 1 फिस्ट, सिंगल फिस्ट। इसी तरह 10 किलोमीटर में पावर जो है या उसकी तादाद जो है 10 की है, लेकिन एज अ सिंगल यूनिट वो एक ओवरऑल एक जो है एज अ होल यूनिट बन गया है, इसलिए हम उसे सिंगुलर कंसीडर करेंगे, वर्ब भी सिंगुलर सप्लाई करेंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। 50,000 रुपीज़ बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन क्या है? अमाउंट है, अमाउंटें नहीं हैं। आसानी के लिए बहुत बड़ी रकमें नहीं हैं, रकम है, अगर आप उर्दू में भी इसको लेकर आएँ तो। इसी तरह से हमें 50,000 रुपीज़ के साथ एक और वर्ड भी सपोर्टिव मिलेगा और वो है ए, अ ह्यूज सम। मैंने ए को अंडरलाइन कर दिया, अ ह्यूज सम। सो फिर 50,000 रुपीज़ ये भी एज अ होल यूज़ हुआ है, ये एज एन अमाउंट यूज़ हुआ है। ये इस वक्त मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये एक अमाउंट है और एज अ होल यूज़ हुई है, इसलिए इसको अमाउंट एज अ होल, इसलिए मैंने इसको सिंगल कंसीडर किया। एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे। और मैं टिक कर रहा हूँ इस को और आर को क्रॉस कर रहा हूँ। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हम क्वांटिटी और अमाउंट के साथ वर्ब डिसाइड करेंगे कि वर्ब कौन सा आना है, सिंगुलर या प्लूरल। हम इससे आगे एक और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा देखिएगा। ये है जी नॉमिनल का पॉइंट। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि नॉमिनल क्या है, तो इस पर थोड़ी बात करते हैं। नॉमिनल के हवाले से नॉमिनल बनता कैसे है, नॉमिनल बनता कैसे है और नॉमिनल के साथ वर्ब कौन सा हमने सप्लाई करना है, नॉमिनल के साथ वर्ब कौन सा आएगा, ये देख लेते हैं। लेकिन पहले नॉमिनल क्या है, कैसे बनता है, वो देखते हैं। डियर स्टूडेंट, डेफिनेट आर्टिकल है द, इसको आप डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये एक डेफिनेट आर्टिकल है और इसके साथ हम एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव, डेफिनेट आर्टिकल के साथ जब आप एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो फिर वो ओवरऑल यूं एक नॉमिनल बन जाता है। ये पूरा एक नॉमिनल है जो नाउन की जगह यूज़ होगा। ये नाउन नहीं है लेकिन नाउन की जगह यूज़ होगा। एंड यू नो बेटर देन आई, noun is a word that can be used in place of in the beginning of a sentence, in the middle or in the end even. Noun can be used in any place, in the beginning, middle or end. और ये noun नहीं है, nominal है, लेकिन noun की जगह यूज़ होगा। हम अभी यूज़ करते हैं इसको तो फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी यहाँ पर। और एडजेक्टिव का आपको पहले ही पता है, एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव इज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट टॉक्स अबाउट द एट्रीब्यूट्स, द फीचर्स, द क्वालिटीज एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ओनली 2 अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर नाउन एंड प्रोनाउन। सिर्फ 2। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव? सिर्फ 2 को।
बोलिए कौन कौन से, यानी नाउन और दूसरा प्रोनाउन, सिर्फ दो को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, इसके अलावा किसी को नहीं करता। और इनकी फीचर्स के बारे में बात करता है, इनकी खूबी और इनकी खामी के बारे में बात करता है, इनके एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करता है। तो इसलिए एडजेक्टिव के साथ जो ही डिटर्मिनर आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा, हम इसे ये नॉमिनल कहलाएगा और उसको एज अ नाउन की पोजीशन पे यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से इसको और क्लियर करता हूँ। लुक, ये एग्जांपल इसकी शेयर करते हैं। द पुअर faces many hardships in life. Sentence could be longer one, no problem at all, but our area of concern is written over here. Example number 1 है the poor faces many hardships. इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 भी शेयर करते हैं साथ में ही, ताकि और क्लैरिटी हो जाए। द फ्रेंच loves eating in restaurants. ईटिंग इन रेस्टोरेंट। मैं दोनों एग्जाम्पल अगैन रीड आउट करता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। नंबर 1 इज द पुअर faces many hardships in life. Example number 2, the French loves eating in restaurants. रेस्टोरेंट बोलते हैं, फ्रेंच वर्ड है, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट भी बोला जाता है, बट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम आते हैं यहाँ पर, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ इस सेंटेंस में जिस पोर्शन को मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ या ब्लॉक बनाने जा रहा हूँ वो होगा नॉमिनल। लुक, इसको मैं ब्लॉक ही बनाता हूँ ताकि डिस्टिंग्विश कर दिया जाए इस पोर्शन को रेस्ट ऑफ द एरिया से। ये वाला एरिया ब्लॉक वाला द पुअर, ये एक नॉमिनल है, और नॉमिनल की फर्दर कैटेगराइजेशन या डिवीजन करनी हो, स्प्लिट करना हो इसको, तो वो भी कर लेते हैं। ये हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल, दा जो है डेफिनेट आर्टिकल है, तो दी भी बोलते हैं। दी तब बोलते हैं जब हम कोई कॉन्सोनेंट साउंड लेते हैं इसके बाद में, और दा तब बोलते हैं जब कोई वॉल साउंड आता है। अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द वर्ड दैट कम्स आफ्टर आर्टिकल, इसकी साउंड पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसका ग्रामर से या एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम बात कर रहे थे आर्टिकल की, यहाँ आर्टिकल है, इसको हमने नॉमिनेट कर लिया। पुअर को हम अंडरलाइन कर चुके हैं, ब्लॉक बना चुके हैं। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि ये एक एडजेक्टिव है। डेफिनेट आर्टिकल और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन बना तो फिर ये नॉमिनल बन गया। ये ऊपर हमने पहले ही लिखा हुआ है, ये एक नॉमिनल है, ये ब्लॉक नॉमिनल है और एडजेक्टिव है, लेकिन सेंटेंस में, इस सेंटेंस में नाउन की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हुई है, इसलिए तो इसका नाम नॉमिनल है, नाउन की जगह पर आने वाला वर्ड। ओके, अब चूंकि हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है कि नॉमिनल के साथ वर्ब कौन सा आना है, सिंगुलर के प्लूरल, तो नॉमिनल के साथ वर्ब हम प्लूरल यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ वर्ब प्लूरल, लें जी, ये मैंने लिख दिया प्लूरल वर्ब, नॉमिनल प्लस प्लूरल वर्ब। ये मैंने लास्ट में जानबूझ के लिखा, पहले नहीं, ताकि हम अपनी बात को यहाँ तक ले आएँ। उसके बाद हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि प्लूरल वर्ब आएगा नॉमिनल के साथ। जब द पुअर बनेगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा ओवरऑल पूरी पुअर क्लास को। अगर यहाँ पर हम ले आए द इनोसेंट, तो इनोसेंट बोला मैंने, इनोसेंट्स नहीं बोला, एस नहीं लगाया। यहाँ पे मैं अगर यूज़ करूँ कोई और एडजेक्टिव, द ब्यूटीफुल्स नहीं कहा मैंने, होता भी नहीं है। द श्रीव्ड कहूँ तब भी ठीक है, द क्रूअल कहूँ तब भी ठीक है,
द लीनियंट कहूँ तब भी ठीक है, द स्मार्ट कहूँ तब भी ठीक है, द इंटेलिजेंट कहूँ तब भी ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, चाहे इंटेलिजेंट है, चाहे श्रीयूड है, चाहे क्रूअल है, चाहे जो है ब्यूटीफुल है, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। और इन सब के साथ मैं आर्टिकल लगा रहा हूँ, इन्हें नॉमिनल बना रहा हूँ। नॉमिनल जब बनते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं और उससे मुराद फिर सारी दुनिया के अंदर वो उस इस कैरेक्टरिस्टिक के जितने भी लोग हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं। द पुअर से मुराद अब प्लूरल है। अब ये प्लूरल है तो फिर इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगा और हम यहाँ टिक करेंगे फेस को, ना कि फेसिस को। क्रॉस कर देते हैं फेसिस को, क्योंकि फेसिस तो आता है सिंगुलर एंटिटीज़ के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस तब लगता है जब कोई सिंगुलर एंटिटी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर कोई प्रोनाउन हो। यहाँ तो ये प्लूरल बन चुका है, इसलिए फेस को टिक करेंगे, फेसिस को क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से द फ्रेंच, नेशनैलिटी है, नेम है नेशन का, तो हम इसको भी प्लूरल ही कंसिडर करेंगे, जैसे द अरब्स, द अमेरिकन्स, द पाकिस्तानी, द इंडियंस। क्लियर हो गया? इन सब को हम अब प्लूरल ही कंसिडर करेंगे। मैं यहाँ इसको भी ब्लॉक में ले आता हूँ, ये भी एक नॉमिनल है, फ्रेंच के साथ द फ्रेंच हो गया तो फिर ये एक नॉमिनल बन गया, ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ भी अब वर्ब प्लूरल ही लगेगा, लव ना कि loves. The French love eating in restaurants. यहाँ तक हमारा ये पॉइंट भी मुकम्मल हो गया और इससे आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। एक और पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लुक, फ्रेज और क्लॉज, आप लोग इससे वाकिफ हैं फ्रेज और क्लॉज से। फ्रेज और क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आए सेंटेंस में, किसी एक्सप्रेशन में, तो उनके साथ हम वर्ब कौन सा सप्लाई करेंगे, कौन सा वर्ब होना चाहिए। एग्रीमेंट की बात हो रही है ना, तो एग्रीमेंट, चूंकि टॉपिक हमारा एग्रीमेंट मिस्टेक्स का है, तो कौन सा वर्ब एग्री करेगा, फ्रेज हो या कोई क्लॉज हो और वो बतौर सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ हुई हो, तो फिर हम वर्ब उसके साथ सिंगुलर देंगे या प्लूरल वर्ब को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी जो है वो सेंटेंस बने हुए आने हैं एग्ज़ाम में, हमने तो उसमें से सिलेक्शन करनी है, लिखना तो है नहीं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एग्री कब करेगा वर्ब, अपनी फ्रेज या क्लॉज के साथ, अगर वो किसी सेंटेंस में बतौर सब्जेक्ट यूज़ हुई हो। हम एग्जांपल भी इसकी डिस्कस करते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए और हमें बात समझना आसान हो जाए। मैं एग्जांपल नंबर 1 नोट कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1 में देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ लिखें। ओपनिंग माई presents, तहाइफ, opening my presents was / were exciting to me. एग्जाम्पल नंबर 1 है, ओपनिंग माई presents was / were exciting to me। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 2 भी लिख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ में पैरेलल डिस्कस करते हैं। नंबर 2, टू बिकम एन ओपेरा सिंगर टेक / takes years of training। मैंने जो एग्जाम्पल नंबर 2 लिखी है डियर स्टूडेंट, उसको मैं रिवाइज करता हूँ ताकि आप अपने पास टैली करें कि ठीक लिखा गया या नहीं। फ्रेज और क्लॉज एज अ सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर देना है या प्लूरल, ये हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ओपनिंग
माई प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स मीन तहाइफ, तोहफे। ओपनिंग माई प्रेजेंट्स वॉज स्लैश वर एक्साइटिंग टू मी। एग्जाम्पल नंबर 2 है टू बिकम एन ओपरा सिंगर, टेक स्लैश टेक्स, एक में टेक है एक में टेक्स है, ऐसा है। years ऑफ ट्रेनिंग, ये 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास आ गई। अब हमने ज़रा इन चीज़ों को समझना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ओपनिंग माई प्रेजेंट्स, मैं इस एरिया को अंडरलाइन कर रहा हूँ। ओपनिंग माई, आप भी करें, ओपनिंग माई प्रेजेंट्स। डियर स्टूडेंट, ओपनिंग माई प्रेजेंट्स, आप मुझे बताएं कि प्रेजेंट है कि प्रेजेंट्स है? ऑफ कोर्स प्रेजेंट्स है, प्लूरल है, एक तोहफा नहीं है, कई तहाइफ हैं। प्रेजेंट्स ऐसा लगा हुआ साथ, प्लूरल बन गया है, प्रेजेंट्स। ओपनिंग माई प्रेजेंट्स। अब ये चीज़ कंफ्यूज करती है एक कैंडिडेट को कि सेंटेंस में प्लूरैलिटी का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, प्रेजेंट्स हैं, ज़्यादा हैं तहाइफ, तो अब वर्ब कौन सा लिया जाए, सिंगुलर या प्लूरल? डेफिनेटली जब प्लूरल जो है कॉन्सेप्ट नज़र आएगा, प्लूरल कोई नाउन होगा तो वह भी प्लूरल होगा, ये पहली बात होती। लेकिन हमने ये भी तो याद रखना है कि ये बेसिकली एक क्लॉज है कि फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। ओपनिंग माई प्रेजेंट्स, इसको ज़रा इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि ओपनिंग एक वर्ड है, इसको वर्ड नंबर 1 कह देते हैं, माई एक वर्ड है, इसे वर्ड नंबर 2, प्रेजेंट्स एक वर्ड है, इसे वर्ड नंबर 3। फ्रेज और क्लॉज की डेफिनेशन आप अच्छी तरह समझते हैं कि फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 3 वर्ड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये एक फ्रेज भी तो है, ये एक फ्रेज भी है। और जब फ्रेज, ये देखिए ज़रा मेरे साथ, फ्रेज जब एज अ सब्जेक्ट, सेंटेंस के शुरू में बतौर सब्जेक्ट ये फ्रेज यूज़ हुई है, फ्रेज एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुई है। अब इसके साथ वर्ब कौन सा देना है? वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर देना है। कौन सा वर्ब देना है? सिंगुलर, क्योंकि ओपनिंग माई प्रेजेंट्स में आप प्रेजेंट्स को इग्नोर करेंगे और इस अमल को प्रोजेक्ट करेंगे, प्रेजेंट्स को खोलने का अमल, ओपनिंग माई प्रेजेंट्स। सो दिस इज एन एक्शन, इट नीड्स योर अटेंशन। तो ओपनिंग माई प्रेजेंट्स एक्चुअली इट बिकम्स एन एक्शन, ये एक अमल बन गया है। आपने इसको सिग्निफिकेंट समझना है। अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू सप्लाई या टिक और ऑप्ट द वर्ब। अब हम देखते हैं ओपनिंग माई प्रेजेंट्स, ये एक फ्रेज है और इसको वर्ब देंगे हम सिंगुलर जो कि है वॉज। मैं वॉज को टिक कर रहा हूं और वर्ब को क्रॉस कर रहा हूं, और साथ में मैं यहां ऊपर रूल में ये भी मेंशन कर रहा हूं कि जब कभी भी फ्रेज और क्लॉज एज अ सब्जेक्ट यूज होगी तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगा। यहां पे मैं वर्ब के साथ सिंगुलर लिख रहा हूं ताकि आप इसको जहन में रखें, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। टू बिकम एन ओपरा सिंगर टेक्स years ऑफ ट्रेनिंग, ये हमारी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अंदर आप ज़रा गौर कीजिए कि ये पहले वाला पोर्शन जो है, जो एज अ सब्जेक्ट आया है, ये है क्या? ये फ्रेज है या क्लॉज? डेफिनेटली पहले तो इसको अंडरलाइन करना होगा ताकि चीज़ें और क्लैरिटी का शिकार हों। ये देखिए जी, टू बिकम एन ओपरा सिंगर, बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज और क्लॉज। इन फ्रेज वी हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स just like this 1 2 3, and in second example, to become an opera singer we have again some words. suppose 2 को हम 1 कर लेते हैं, ये वर्ड नंबर 1 है, become वर्ड नंबर 2 है, and वर्ड नंबर 3 है, opera वर्ड नंबर 4 है, singer वर्ड नंबर 5 है। again here we have a group of words। अब इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ एक वर्ब भी है, टू बिकम एक वर्ब भी है। क्लॉज की पहचान ये है कि क्लॉज के अंदर एक वर्ब भी होता है। ठीक है, आगे उसकी डिवीजन आपको पता ही है कि कोई डिपेंडेंट क्लॉज होती है, कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, दिस एंड दैट। तो अब ये टू बिकम एन ओपरा सिंगर एक क्लॉज है और क्लॉज एज अ सब्जेक्ट यूज हुई है। लुक एट इट मेरे साथ साथ, यहाँ पर बोर्ड पर रहे, मैं आपको मार्कर से इंडिकेट भी कर रहा हूँ। ये एक क्लॉज है,
सेकंड वाली एग्जांपल, और ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुई है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर वर्ब ही आना है, ठीक है। हम अब टेक्स को टिक करेंगे, टेक को टिक नहीं करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे जगह बनानी होगी। वो जगह हम बनाते हैं थोड़ी सी, ताकि उसको भी साथ में कर लिया जाए। यहीं पे मैं इसको रब ऑफ करता हूँ और फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये पॉइंट है बड़ा इंटरेस्टिंग। इसको आप बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? आपने वर्ड रिवर्सल बड़ा पढ़ा और बड़ा सुना होगा। रिवर्सल, रिवर्स करना, डिविएट करना, एक ट्रैक से हट जाना। तो ग्रामर में इन्वर्जन से मुराद, जब इन्वर्जन की जाती है, इससे मुराद दरअसल स्ट्रेस पैटर्न को प्रमोट करना होता है। इसमें किसी चीज़ पर स्ट्रेस किया जाता है, किसी एक्सप्रेशन में स्ट्रेस का पैटर्न नज़र आता है, तब इन्वर्जन की जाती है। और यूजुअल ऑर्डर जो होता है वर्ड्स का, कंपोनेंट्स का, चेंज किया जाता है। यानी प्रेडिकेट कम्स बिफोर इट्स सब्जेक्ट। वैसे यूजुअल ऑर्डर क्या है? यूजुअल ऑर्डर मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। यूजुअल ऑर्डर जो है वो ये है, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। सब्जेक्ट वाले पोर्शन को सब्जेक्ट ही बोलते हैं और वर्ब वाले पोर्शन को, चाहे जितने मर्जी वर्ड्स इसमें हो, उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। लेकिन हम इन्वर्जन में प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। यानी आप कह लें कि प्रेडिकेट कम्स फर्स्ट देन सब्जेक्ट। और जब कभी ऐसा होता है तो आपको पता है कि लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। यहाँ हम डॉट ही लगाएंगे। जैसे अफर्मेटिव, जैसे पॉजिटिव, जैसे सिंपल सेंटेंसेस के लास्ट में डॉट लगता है, ऐसे ही यहाँ पे भी डॉट ही लगेगा। इसी वजह से तो कन्फ्यूजन लेवल बढ़ जाता है, हाइटन होता है कि वर्ब भी अपने सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दिया गया, यूजुअल ऑर्डर भी नहीं रहा, अब इंटरोगेटिव स्टाइल आ गया है, लेकिन लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क की बजाय डॉट लगाया है। तो ये ट्रिकी है, इसको भी ज़रा समझें। इसमें कुछ वर्ड्स भी हैं जो हमारी मदद करते हैं। हम उन वर्ड्स की एक लिस्ट भी बना लेंगे, देखेंगे कि अगर वो वर्ड्स उस लिस्ट में से कोई अगर आ जाता है किसी एक्सप्रेशन में और कोई प्रेडिकेट अपने सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दिया जाता है, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रेस पैटर्न है, ना कि ये इंटरोगेटिव टोन है। ओके, तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं, इस पैटर्न को भी। क्या है जी ये? वो लिस्ट बनाते हैं ज़रा। लिस्ट कौन सी होती है? ऐसे वर्ड्स की लिस्ट देखते हैं। चंद एक वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे नेवर, नेवर बिफोर, नेवर अगेन, हार्डली, रेयरली, not only, under no circumstance, under no circumstances, CIRCUMSTANCE, अंडर नो सर्कमस्टेंस। ऐसे कुछ वर्ड्स है, मैं फिर बोल देता हूँ। नेवर निगेशन शो करते हैं, नेवर अगेन, नेवर बिफोर, हार्डली, रेयरली,
नॉट ओनली, अंडर नो सर्कमस्टेंस, ये वो वर्ड्स हैं जो रेयरिटी को शो करते हैं, स्ट्रेस को शो करते हैं, इसलिए ये भी इन्वर्जन के अंदर मोस्टली यूज़ हो जाते हैं। और इनके साथ ही कोई ना कोई प्रेडिकेट, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई ना कोई वर्ब आ जाता है। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल जो है वो एक शेयर करते हैं, एटसेट्रा लिख देते हैं जी, ताकि ये सिलसिला तो तवील होता है। आप इनकी लिस्ट मज़ीद भी कंसल्ट कर सकते हैं और भी सर्च कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, अंडर नो सर्कमस्टेंस, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी accept credit cards। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। और हम इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन साथ में एक दो और एग्जाम्पल भी शेयर कर लेते हैं। नंबर 2, rarely did he pay a compliment to anyone। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नेवर हैड आई फेल्ट सो हैप्पी। 3 एग्जाम्पल, देर आर 3 एग्जाम्पल आर टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट वन, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। This portion shows heavy stress. Look at it. Under no circumstances, कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में, ये एक्सप्रेशन है उर्दू में। वैसे उर्दू में कोई बात हो ही नहीं सकता, ये एक्सप्रेशन क्या शो करता है? स्ट्रेस पैटर्न शो करता है। इसी तरह अंग्रेजी में अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, एक बात ये स्ट्रेस शो कर रहा है, मैं इसे अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेस पैटर्न है, मैं लिख रहा हूँ स्ट्रेस पैटर्न है, ये स्ट्रेस है। उसके बाद हम चलते हैं प्रेडिकेट को देखते हैं। ये जो मैं एरिया अब इन सर्कल कर रहा हूं, ये क्या है? ये बेसिकली प्रेडिकेट है। मैं यहां लिख रहा हूं छोटा सा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बोलते हैं वर्ब के पोर्शन को, प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट है, एक मोडाइल वर्ब है। कैन एक मोडाइल वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ये सब मोडाइल वर्ब हैं। तो ये प्रेडिकेट है। और ये क्या है जिसको मैं अब अंडरलाइन कर रहा हूं? ये एक सब्जेक्ट है, वी एक सब्जेक्ट है। तो यूजुअल पैटर्न जो है वो क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब या मोडाइल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहां पर क्या हो रहा है? यहां मोडाइल वर्ब पहले आ रहा है, बाद में सब्जेक्ट, और लास्ट में सेंटेंस के डॉट लग रहा है जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस की सिंबल है। ओके, ये एक इन्वर्जन की एग्जांपल है। नंबर 2 में चलते हैं, रेयरली को अंडरलाइन कर लेते हैं। और रेयरली हमारे पास एक ऐसा स्ट्रेस पैटर्न इन्वर्जन पॉइंट है, हम यहाँ पर इसको लेकर आए हैं और यूजुअल ऑर्डर से हटकर हमने किसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से पहले पुट कर दिया है। जैसे कि ही हमारे पास सब्जेक्ट है और हमने इससे पहले यूजुअल ऑर्डर को डिस्टर्ब करके अनयूजुअल ऑर्डर में एक एच वी जो है वो यूज़ किया है, ये भी। और लास्ट में सेंटेंस के डॉट है, माइंड इट। इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव नहीं कहेंगे, ये एक सिंपल सेंटेंस है लेकिन इन्वर्जन में है और रिवर्सल में है। यहाँ नेवर में ये स्ट्रेस पैटर्न शो कर रहा है और हैड जो है वो एक एच वी पहले आ गया है अपने सब्जेक्ट से, इसलिए ये भी इन्वर्जन हुई है। सेंटेंस के लास्ट में डॉट है।
तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना होगा, समझना होगा. वी कैन नेवर एवर बी कन्फ्यूज्ड फ्रॉम हेड टू टो that in an expression there is a dot in the end, but the helping verb or the modal verb or any type of verb comes before its usual order, before the subject word. और इसमें जो है इन्वर्जन के वर्ड्स भी मौजूद हैं. यहाँ तक ये हमारा पॉइंट हो गया. इसके बाद हम जो है अपने लेक्चर नंबर 2 में जाएंगे इंशाल्लाह. आज लेक्चर 1 जो है इसका मुकम्मल हुआ इस टॉपिक का. लेक्चर 2 को हम इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.